हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का सनाया स्टडी चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, ये प्रश्न है हिंदी को लेकर। आपको पता ही होगा कि हिंदी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगी या फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हिंदी के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं लेखपाल की परीक्षा में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पहला क्वेश्चन जो आप लोग का 2015 में लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था ये। तो इसमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे लिखा गया है कि इसमें आपको त्रुटियां बताना है। ये शुद्धि और अशुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो क्या उसमें कोई त्रुटि है या नहीं, तो आप लोग को बताना है। ओके, तो देखिए आप लोग भी देखिए, वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि लेखपाल में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वही आप लोग के साथ डिस्कशन कर रही हूँ। तो इसमें लिखा है कि वाक्य में अच्छी लगती हैं कि स्थान पे अच्छा लगता है होना होना चाहिए। स्पष्ट है कि सी में त्रुटि है। ओके, क्योंकि रेलगाड़ी में यात्रा करना मुझे अच्छा लगता है। आप लोग ने जनरली आप इस क्वेश्चन का इस वर्ड्स का यूज करते होंगे। ये नहीं कहते हैं कि रेलगाड़ी में यात्रा करना मुझे अच्छी लगती है, वैसे भी आपको बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स है यूज हुआ है, अच्छी लगती है गलत है। अच्छी लगती की जगह पे अच्छा लगता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एंड देन सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन ये है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है, इसकी कोई त्रुटि है कि नहीं। तो यहाँ पे जलपान को कहा गया कि वाक्य जो प्रस्तुत वाक्यांश में जलपान जो है वो त्रुटिपूर्ण है। अतः विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, शुद्धि वाक्य है। इसमें लिखा गया है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे उत्तम जलपान यहाँ पे त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंधन है, ये शुद्धि वाक्य है। यहाँ पे लिखा है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है, तो यहाँ पे को नहीं होना चाहिए, जलपान को नहीं होना चाहिए, जलपान का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर को इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर को गलत है, को की जगह पे का होना चाहिए। ओके, तो वैसे आप लोग तो देख ही रहे होंगे। एंड देन से थर्ड क्वेश्चन है, इनके में से कौन सा शब्द तत्सम है। ओके, तो इसमें अग्र शब्द है वो तत्सम है, अग्र शब्द। क्योंकि आप लोग मैंने तो भी आप लोगों को तत्सम पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं आपको तत्सम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको तत्सम कैसे पहचानना है। ओके, तो अभी तो मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करा रही हूँ या फिर दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अग्र है, अग्र तत्सम क्वेश्चन है। एंड आग, आँख और आज, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। ओके, और ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, मतलब जो लोग कंजूसी से धन व्यय करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो कंजूसी धन व्यय करते हैं उसे हम कृपण कहते हैं। ये अनेकार्थी शब्द के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो इसमें कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है, कृपण कहलाता है। ओके फ्रेंड, और ये है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पूछा गया है पर्वत की तलहटी, मतलब पर्वत की टहलटी का निचला भाग उत्पया कहलाता है। इसी प्रकार पर्वत का ऊपरी भाग अधपया कहलाता है। अब ये पूछ रहा है कि पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है। तो पर्वत की टहलटी को उत्पत क्या कहा जाता है, ये। और इसकी जो पर्वत की तलहटी को नीचे के भाग को उत्पत कहा जाता है, तो ऊपर वाले भाग को हम अधिपत क्या कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। इसे कहा कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में, ये कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग को इसमें अलंकार के बारे में बताना होगा। तो इसमें ये है, इसमें रूपक अलंकार है। तो इसमें लिखा कि पद्यांश में रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, और पनघट और नगरी जो का आरोपण हो रहा है। तो वाक्य में
वाचक शब्द नहीं आए हैं और उपमेय यानी कि उपमेय है उपमान दोनों एक साथ मिलकर का वर्णन किया गया है, इसलिए ये क्या है, ये रूपक अलंकार है। ओके, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में कौन सा समास पूछा, इसमें समास पूछा गया है। तो इसमें लिखा द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारक और बहुव्रीहि। देशांतर कौन सा समास है, तो देशांतर एक कर्मधारक समास है। ओके, क्या है, देशांतर एक जो है वो कर्मधारक समास है। एंड यहाँ पे 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसे आपको जो देखने में जो सबसे इजी लगते हैं वैसे तत्सम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। तो आपको जो देखने में लगते हैं वही जो सरल दिखे। तो अमे, अमे क्या है, अमे एक तद्भव शब्द है। वैसे आपको देखने में भी थोड़ा टफ लग रहा है, ये भी टफ लग रहा है। तो क्या है, अमे, अमे एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अमृत होता है। उलूक, इष्टिका, कुपुत्र, इस ये सारे तत्सम शब्द हैं और इसका तद्भव होगा, उलूक का उल्लू होगा और इष्टिका का ईंट होगा और कुपुत्र का कुबूत होगा। ओके, ये है 9th क्वेश्चन। इसे पूछेगा कि निर्धन में कौन सी संधि है। तो संधि तो मैंने आप लोग को पढ़ाया होगा, तो आप लोग वैसे मैंने आपको विषयक संधि नहीं पढ़ाई है, पर निधन एक विषयक संधि है। ओके, निधन क्या है, निधन एक विषयक संधि है। ये है आपकी 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन इसे पूछेगा कि ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा, है ना। और 11th क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाग शोक होता है। तो करुण रस का अस्थायी भाग शोक होता है। और रति श्रृंगार रस का अस्थायी भाग वो रति रस हास्य रंग का उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है। इसमें मतलब सारी का नीचे यहाँ पे व्याख्या दिया गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे। और 12th क्वेश्चन है कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो इसमें कहा गया है कि पूर्ण भूतकाल है कि वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है, इसलिए हम पूर्ण भूत कह रहे हैं। भूत का मतलब होता है बीत चुका है। तो इसका है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर पूर्ण भूत का इस्तेमाल हुआ है। तो प्रस्तुत वाक्य की समाप्ति में पूर्ण भूत का बोध हो रहा है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। और ये है आपकी 13। पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो वैसे भी इसमें क्वेश्चन सही होगा, आंसर बी कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे 14 क्वेश्चन। जिसमें भी आपको बताना है कि तुलसी और शूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के शूर हैं। तुलसी और शूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पर डी आंसर होगा। ओके, तो अब मैं आपको 15 क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये 15 क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है। तो ये मतलब कि इसमें पूछा गया कि कौन सा कारक पूछा गया है इसमें। तो कारक में आपको संपादन कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर को का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। और ये है आपका 16 क्वेश्चन। एक मिनट, इसमें लिखा है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। किसी रिक्त स्थान पर उद्धत का प्रयोग होगा, इसका अर्थ होता है तैयार रहना होता है। ओके, कि मतलब देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। उद्धत का मतलब तैयार होना होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये होगा। एंड 17 क्वेश्चन है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु, यहाँ पे शत्रु होगा, वह अपने शत्रु को भी चोट ना पहुंचा सकता है। 18 क्वेश्चन है, अरविंद किसका है। तो अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। ओके फ्रेंड्स, और
ये 19 क्वेश्चन है। 19 में आएगा कि अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो इसमें अजन्मा है, तो अजन्मा का मतलब अनेकार्थी क्या होगा? तो अजन्मा का अर्थ होगा ईश्वर। ईश्वर का अर्थ, आज का अर्थ अजन्मा अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो, ईश्वर ईश्वर भी कह सकते हैं। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे हम ईश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। अज शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा व बकरा भी होता है। ओके। और 20 क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन यहाँ पे लिखा है खूंटियाँ होगा, क्योंकि खूंटी एक सिंगल शब्द है, बहुवचन मतलब बहुत सारे, तो खूंटियाँ मतलब बहुत सारे। तो इसका आंसर ए होगा। ये आपकी 21 है। लेकिन में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वो है प्रतिनिधि। और यह है 22 कि अल्पज्ञ, अल्पज्ञ को मतलब लिखेगा कि समझो विलोम, तो अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होगा।